Hello students, good morning. 8th Science, chapter number 2, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसकी पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मित्र सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अभी हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव मिट्टी की जो उर्वरकता है वह कैसे बढ़ाते हैं, या फिर जो सड़े गले पदार्थ जिससे हम क्या करते हैं, सूखी घास, हरे पत्ते, जिनसे हम क्या करते हैं, खाद तैयार करते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। देखिए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यहाँ से आपका बाकी था। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। तो कुछ जीवाणु और शैवाल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपने अंदर रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उर्वरकता में वृद्धि होती है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। अब ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। देखिए, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल है। इनका रंग कुछ हरा और कुछ नीला दिखाई देता है। आगे देखोगे आप, पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है। अपने विद्यालय के माली को देखने के बाद पहली और बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। देखिए, यह पहली और बूझो बगीचे में जो भी सूखी पत्तियां थी, पेड़ पौधों की, फल सब्जियों का जो भी कचरा था, उसको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं, जिसका क्या हो जाता है, कुछ समय बाद निपटान होकर वह खाद में बदल जाता है। अब यह क्रियाकलाप के ज़रिए भी आप यह खाद कैसे बनती है आप देख सकते हो। देखिए, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए, मतलब एक गमले को ए नाम देना है और दूसरे को बी। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने आदि भर दो। उन्हें एक और रख दीजिए, मतलब दोनों गमलों को साइड में रख देना है। 3 से 4 सप्ताह बाद आप उन्हें अगर देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, भाई जाहिर सी बात है, जिसमें कचरा है, जैसे कि फल सब्जियों का जो कचरा है, सूखी पत्तियां हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा और वह खाद में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जिस गमले के अंदर कांच, प्लास्टिक की थैलियाँ, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो विघटित नहीं होगी। आगे देखो, सूक्ष्म जीव वो सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर कि क्या तैयार हो जाती है, खाद में बदल जाती है। अब इस प्रक्रिया में बने हुए जो पोषक होते हैं पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? नहीं। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक की थैली, खिलौने, बोतल जो होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप नहीं कर सकते और उसे खाद में परिवर्तित नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मृत जीव जो होते हैं वह सड़ जाते हैं, है ना। अब
वह मृत जीव जब सड़ जाते हैं तो उसमें जंतुओं के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। वह जब सड़ने लगता है तो उसमें कीट पतंग लग जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों और जंतुओं के द्वारा फिर से उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आगे देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र नहीं हैं। कुछ कैसे होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं। अब इनमें से कई प्रकार के ऐसे होते हैं जो हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। संदूषित मीन्स खराब कर देते हैं। देखिए, उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में आपको अधिक जानकारी आगे प्राप्त होगी। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। अब मनुष्य में भी क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से या दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी मनुष्य बीमार पड़ जाता है। इसका कारण क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए, अभी जो वातावरण चल रहा है जिसमें कौन सा वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 है ना। तो जिसके लिए क्या ज़रूरी कहा गया है, मुंह पर मास्क लगाना, बार बार हाथ साफ करते रहना, ये ज़रूरी बताया गया है। क्यों? क्योंकि श्वास के ज़रिए यह जो सूक्ष्म जीव है हानिकारक, वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हाथ क्लीन न होने से अगर हाथ में लगा हो तो हमारे शरीर में भोजन के ज़रिए, पानी के ज़रिए वह हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए सतत सावधानी रखने के लिए कहा जाता है ताकि मनुष्य बीमार न हो। तो मनुष्य इसी प्रकार से बीमार होता है। तो सूक्ष्म जीव श्वास के द्वारा, पानी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसका पता हमें नहीं होता है। जिसका पता कब चलता है, जब हम बीमार या पीड़ित हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें किसी प्रकार की कुछ बीमारी हुई है। अब हैज़ा, सर्दी, ज़ुकाम, चिकन पॉक्स, तो इस प्रकार के जो रोग हैं वह कैसे रोग हैं, संचरणीय रोग है। मतलब सर्दी तो एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग हो जाते हैं। आगे देखो, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी क्या हो जाते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छींकते समय या खांसते समय मुंह पर रुमाल या मास्क होना चाहिए ताकि वह जो सूक्ष्म जीव या वायरस है रोगकारक वह बाहर वातावरण में न फैले। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। भाई, एक तो ये हुआ कि किसी व्यक्ति की, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से मनुष्य पीड़ित होता है, या फिर हानिकारक सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से मनुष्य बीमार हो जाता है। अब मनुष्य बीमार किसकी वजह से भी होता है, कुछ जो कीट और जंतु होते हैं उनकी वजह से भी स्वस्थ व्यक्ति क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। देखिए, अब ऐसे जो कीट जंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रोगवाहक या रोगकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखिए, घरेलू मक्खी, आपने देखी होगी मक्खी हर जगह पर बैठकर फिर लास्ट में अगर भोजन पर आकर बैठ जाए तो क्या होगा, उसके पैरों पर जो कुछ भी लगा होगा संदूषण, वह उसमें मिल जाएगा
भोजन में मिल जाएगा। तो इससे भी मनुष्य बीमार हो सकता है। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इसलिए आपको आपके पेरेंट्स या टीचर या जो भी हो आपसे बड़े आपको हमेशा कहते होंगे कि बाहर की खुली चीज़ें आपको खाना नहीं है, घर का बना ही खाना है। भाई सभी का मन होता है बाहर का खाने का, लेकिन कब खाएं? जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तब हम यदि बाहर का खाएं तो यह बात ठीक है। लेकिन सतत बाहर का या खुला नहीं खाना चाहिए, जिससे मनुष्य बीमार हो सकता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना तो होती ही है। इसलिए आपको बार बार सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा हमेशा क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। बिना ढका भोजन खाने से बचना चाहिए। अब जो मच्छर है, मक्खियों के बारे में तो आप जानते हो, मच्छर के बारे में भी आप जानते हो। मादा एनोफिलिस मच्छर इसका दूसरा उदाहरण है। देखिए, मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। भाई मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू फैलता है, ये आपको पता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का क्या है, वाहक है। हम मलेरिया या डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, ये आपको दिया गया है। अब हमें अगर मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू से बचना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जो भी आसपास के स्थान हैं वहाँ पर बारिश के दिनों में क्या हो जाता है, टेरेस पर पानी जम जाएगा, है ना, तो उस पानी को जमने देना नहीं है। फ्रिज के पीछे का जो बॉक्स होता है उसमें पानी अगर बहुत दिनों तक रहे तो उसमें भी मच्छर क्या कर सकता है, अपने प्लाज्मोडियम ने अपने वो क्या कर सकता है, उसके अंदर अपने अंडे दे सकता है। इसीलिए देखिए, सभी मच्छर जल में उपस्थित रहते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका हुआ नहीं रहने देना है। कूलर, टायर, फूलदान आदि कहीं पर भी जल को एकत्र होने से रोकना है। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और हमेशा शुष्क रखना है। शुष्क मतलब सूखा। हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की हमें क्या करना चाहिए, सूची बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की सूची बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन जगहों पर मच्छर उपस्थित हो सकते हैं, जिसे अपनाकर मलेरिया जैसे रोगों को फैलने से आप रोक सकते हो। अब यहाँ पर आपको सारणी दी गई है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अब किस प्रकार के रोग, किस प्रकार के जीवाणु, किस प्रकार के रोगकारक सूक्ष्म जीवों से होते हैं, यहाँ दिया गया है। देखिए, क्षय, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। अब ये किसके ज़रिए होते हैं? जीवाणु के द्वारा या वायरस के ज़रिए होते हैं। अब इसका संचरण किस प्रकार होता है? या तो वायु से होगा, या फिर सीधे एक दूसरे के संपर्क में आने से होगा, या तो जल की वजह से इसका संचरण होता है। यदि हमें क्षय, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो जैसे बीमारियों से बचना है तो क्या करना होगा? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर क्या करना चाहिए? वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी जिस प्रकार से आप कंडीशन देख रहे हो उसी प्रकार की बातें यहाँ पर सारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी कोरोना के लिए कहा गया है कि उसके लक्षण यदि किसी में पाए जाते हैं तो उसे क्या करना है? 10 दिन अपने आप को क्वारंटाइन करना है, मतलब अपने आप को अन्य लोगों से दूर रखना है। फिर अपनी जो उपयोग की वस्तु है वह भी अलग रखनी है। साथ ही साथ क्या करना है? ठीक होने पर वैक्सीनेशन करवा लेनी है। सेकंड दिया है हैजा और टाइफाइड। यह जीवाणुओं के द्वारा होता है, लेकिन इसका संचरण किससे होता है? जल और भोजन से। अब इससे अगर हमें बचना है हैजा और टाइफाइड से, तो क्या करना होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी होगी। मतलब
अपने आप को ही स्वच्छ वातावरण बनाना होगा, अपने आप को क्लीन रखना होगा और अच्छी आदतों को हमें सदा अपनाना होगा। भली भांति पका हुआ भोजन, उबला हुआ जल पीना होगा। टीकाकरण इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। यह वायरस के ज़रिए फैलता है। इसका संचरण जल से होता है। उबला हुआ जल अगर पीते हैं और वैक्सीनेशन करवाई गई है तो हेपेटाइटिस होने की संभावना नहीं है। फिर मलेरिया यह प्रोटोजोआ के ज़रिए होता है। इसका वाहक कौन है? मच्छर। सोते समय जहाँ पर अधिक प्रमाण में मच्छर है तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। टीकाकरण देखिए, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी जगह पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, तो ही इस प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। आगे देखिए, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। देखिए आगे, जंतु में रोगकारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो भी किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। आगे देखिए, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में क्या होती है? कमी आती है। भाई किसी पौधों में अगर सूक्ष्मजीव लग जाए, है ना, तो उस पेड़ से सही फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो आगे आपको तालिका बताई गई है, उसमें आप देखोगे कि कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर क्या किया जा सकता है? नियंत्रण पाया जा सकता है, मतलब इनको रोका जा सकता है। देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, नींबू कैंकर, ये पादप रोग है। यह किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। इसका संचरण किससे होता है? वायु से। गेहूं की रस्ट, यह सूक्ष्मजीव कवक है। इसका संचरण वायु और बीजों से होता है। भिंडी की पीत, यह वायरस से होता है। इसका संचरण कीट पतंग होते हैं। अभी आप देखोगे खाद्य विषाक्तन, मतलब फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं, आपको पता भी होगी। कई बार क्या होता है कि हमें खाना पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है ना। तो क्यों होता है ये? फूड पॉइजनिंग की वजह से हमें उल्टी होती है। आगे देखो, बूझो, एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। भाई हमें किसी के भी यहाँ पार्टियों में जाना पसंद है, बाहर खाना पसंद है, फिर कई बार खा तो लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है? खाना पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को दोषी ठहराते हैं। दूसरों को दोष देने से पहले सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमने सावधानियाँ बरती बाहर खाने से पहले नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है? हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अब वहाँ पर उसने क्या किया? अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे क्या होने लगा? वमन होने लगा, मतलब उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली कंडीशन है।
सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी कैसे होते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को क्या कर देते हैं, विषैला बना देते हैं, मतलब विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से क्या हो जाता है, रोगी होता है, या फिर कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को क्या करना चाहिए, संदूषित होने से बचाना चाहिए, मतलब दूषित होने से बचाना चाहिए। उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। गर्म किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए और ताज़ा ही खाना चाहिए। अब देखोगे आप कि लगातार बाहर का खाने वाले लोग क्या होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं। खुला खाने वाले लोग, बासी खाने वाले लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसे हमेशा गर्म, सादा और घर का बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। अभी आप जानोगे खाद्य परीक्षण किसे कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के बारे में देखोगे। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण और भंडारण के उपयोग के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। वह हम क्या करते हैं, घर पे जो भोजन बनाने के बाद या खाने के बाद जो बचता है, बचा हुआ भोजन हम खुला छोड़ देते हैं क्या, नहीं। फेंक देते हैं क्या, नहीं। इसे क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। रखते हो ना, अच्छा। आप जानते हैं कि खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देती है। अब अगर आप ब्रेड को खुला छोड़ दोगे तो उसके ऊपर क्या होगी, बाहर की जो वायु है वह लगेगी, जिससे वह ब्रेड पर क्या लग जाएगी, कवक हमें देखने को मिलेगी। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, फिर संदूषित कर देते हैं अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो। संदूषित भोजन से क्या आने लगती है, हमें दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद खराब हो जाता है और रंग रूप में भी उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखो, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उसे क्या कर नहीं पाई, नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे क्या हो गए, सड़ गए। परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी आम के सीज़न में, अभी आम का सीज़न है ना, हाँ, तो आम लाकर रख देते हैं ढेर सारे। तो ज़रूरी नहीं है सभी आम अच्छे निकले, उसमें से क्या होता है कुछ कुछ खराब भी हो जाते हैं। लेकिन दादी मम्मी के हाथ का आम का जो अचार होता है वह सालों साल क्या होता है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन जैसा का वैसा अच्छा रहता है। तो इसका क्या कारण है यह हम देखेंगे। देखिए रासायनिक उपाय, अभी हम देखेंगे रासायनिक उपाय मतलब कि जो भी खाद्य पदार्थ है उनको रासायनिक नमक, तेल का उपयोग करके उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखते हैं। देखो, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अब नमक और तेल के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहा जाता है, इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मोटा बाईसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। भाई आपने देखा होगा अचार में हम नमक की मात्रा क्या करते हैं, अधिक डालते हैं, तेल की मात्रा जो है अधिक डालते हैं। क्यों? क्योंकि अचार को हमें 1 या 2 दिन में या हफ्ते भर में खाना नहीं है, उसे
हम साल भर तक स्टोर करके रखते हैं, तो वह सुरक्षित रहे इसलिए क्या किया जाता है, इसमें नमक और तेल की मात्रा अधिक डाली जाती है। अब नमक के द्वारा परिरक्षण कैसे होता है, देखो सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से क्या हो रहा है, किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि आंवले को सुखाकर उसमें नमक, आंवला काट कर उसको नमक लगाकर सुखा दिया जाता है, तो हम उसका उपयोग कभी भी एनी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल हमें आंवला मिलता है क्या, नहीं। इमली भी उसी प्रकार से छील कर उसमें नमक लगाकर उसको स्टोर हम कर सकते हैं। अब इसको नमक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को क्या किया जा सके, रोका जा सके। आगे देखो, चीनी द्वारा परिरक्षण। भाई चीनी भी क्या कार्य करती है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। देखो जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके का उपयोग अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि उसमें जीवाणु क्या होते हैं, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए सब्जी, फल, मछली और मांस का परिरक्षण किस विधि द्वारा करते हैं, मतलब तेल और सिरके के द्वारा इन सभी को क्या किया जा सकता है, अधिक समय तक बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, है ना। दूध लाकर हम ठंडा ही यूज़ करते हैं क्या, नहीं। ठंडा का ठंडा ही रखते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, अगर गर्म नहीं किया जाए तो ख़राब हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि दूध को आपकी माँ क्या करती है, हमेशा उबाल कर रखती है। उबालने से उस क्या हो जाता है कि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव है वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन क्या करते हैं, बचा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है, कम होती है या फिर नहीं होती है। आगे देखो, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। बाद में उसको ठंडा करने के बाद या ठंडा करके उसका उपयोग स्टोर करने में किया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। आगे देखोगे आप, भंडारण और पैकिंग। आजकल क्या होता है कि मेवे जो है और सब्जियां, इनको क्या कर लिया जाता है, वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाती है, इनकी सुरक्षा होती है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने पहले जो भी कक्षा पढ़ी, 6वीं और 7वीं, इनमें राइजोबियम जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेग्यूम पौधों मतलब दलहन वाले पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो कि एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे होता है। इसके बारे में आप आगे अगले भाग में देखोगे। देखिए, यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है, लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिका है। देखिए, जड़ में कुछ आपको छोटे छोटे सी गांठ जैसा दिख रहा है। आइए देखते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस सभी जीवों
सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीय यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनीय अपशिष्टों को नाइट्रोजनीय यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग फिर से क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यहाँ देखिए आपको नाइट्रोजन चक्र दिया गया है। नाइट्रोजन का पौधों द्वारा क्या हो रहा है, अवशोषण, फिर जंतु द्वारा पौधों को खाना, फिर उत्सर्जन। इस प्रकार से यह पूरा चक्र लगातार घूमता रहता है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या हो जाती है, फिर से उसी स्थिति में आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो जो जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव। फिर सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो पर्यावरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बर्फीली जगह पर या फिर मरुस्थल हो या दलदल हो, वहाँ पर हमें क्या करने को मिलता है, जीवित सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। फिर ये किस प्रकार के होते हैं, तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक और बहुकोशिक दो प्रकार से होते हैं। सूक्ष्म जीव में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी पाई जाती है। आगे हमने देखा कि विषाणु जो है वह परपोषी होते हैं, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। फिर हमने देखा इसका वाणिज्यिक उपयोग कैसा किया जाता है। भाई सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग हमने देखा, औषधि में किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है, कुछ रसायन बनाने में किया जाता है। फिर हमने देखा कि वातावरण को सूक्ष्म जीव किस प्रकार से स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। फिर देखा हमने कि सूक्ष्म जीवों से या प्रोटोजोआ, अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग किससे होते हैं, सूक्ष्म जीवों से होते हैं। अब सूक्ष्म जीव भोजन को किस प्रकार से संदूषित कर देते हैं, और हमें संदूषण से बचना है तो हमें कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में लानी चाहिए, भोजन को किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। फिर हमने देखा कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जाता है। आगे हमने देखा कि मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। लास्ट में हमने जाना कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है,
निर्मोचन वायुमंडल में होता है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा जैसे कि वैसे इससे हो जाती है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर हमने पूरा किया। यह वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।